हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो आपकी यूनिट है उसके बारे में बात करेंगे। और ये हमने आपको पता एक सीरीज चलाई हुई है अपने एग्जाम के लिए जून 2024 के लिए, दैट इज सिलेक्शन हेल्पिंग सीरीज है ना, SHS सीरीज है ये। इसमें हम वो सारी बातें करते हैं जहां से आपका सिलेक्शन रुकने की कोशिश करता है और उस रुकावट को हम दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंस, हमने जितना भी अनुभव प्राप्त किया है पढ़ाने का, उससे हमें पता लग रहा है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे लैग कर रहा है, किन चीज़ों को वो छोड़ देता है। हर एक स्टूडेंट की एक शिकायत रहती है कि सर हम कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, जैसे भी आप बोलते हो हमें समझ आ जाता है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाते कि इसका आंसर क्या होगा। कंफ्यूजन में बहुत रहते हैं कि ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। इस तरह की अप्रोच हमारी रहती है, खासकर जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट है वहां पे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है वहां पे थोड़ा सा रहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में थोड़ा रहता है। तो उस तरह की चीजों को हमने निकालने की कोशिश की है ना। हर एक यूनिट में और हर एक टॉपिक में एक अपना फंडामेंटल होता है, एक मौलिकता होती है हर टॉपिक की। उसकी बेसिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और बेसिक से एडवांस की तरफ चलना चाहिए। हमारा मोटो क्या रहता है, पहले ऊपर ऊपर की चीजें एडवांस पढ़ लेंगे, बेसिक बात पता ही नहीं होगा, तो उस चीज को हम सही से अप्रोच नहीं कर पाते हैं और सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, फिर सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कैसा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो आपके फंडामेंटल चीज को, आपकी मौलिकता को पक्का चेक करता है कि आपको कितना चीजों को पता है ना। और वो बेस से एडवांस तक जाएंगे तभी चीजों को क्लियर करेंगे। तो आज अपनी यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, यानी कि लोग, विकास और पर्यावरण। ठीक है, ये अपनी यूनिट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता देता हूं कि जब भी कोई भी यूनिट और कोई भी टॉपिक उस यूनिट का आप स्टार्ट करो तो पहले उस नाम का मतलब आपको समझने की जरूरत है कि ये जो यूनिट है ये वास्तव में कहना क्या चाहती है, ये क्या पढ़ाना चाहता है। और जब भी आप उस टॉपिक की तरफ जाओ उसके अंदर, तो टॉपिक को भी, नाम को समझने की कोशिश करो, मनन करने की कोशिश करो, फिर उसको स्टार्ट करो। जैसे ये यूनिट है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कि जैसे जैसे हम लोग विकास कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट है ना। पर्यावरण का मतलब अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो गया, परी प्लस आवरण हो गया, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वही पर्यावरण है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट के अंदर कितने कंपोनेंट हो गए, बेसिक से बात करें तो 4 कंपोनेंट हो गए। कौन कौन सा? एक तो हो गया एटमॉस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया। एक हो गया हाइड्रोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं जलमंडल। ठीक है, जलमंडल हो गया। एक हम कहते हैं लिथोस्फेयर, ठीक है ना, लिथोस्फेयर, जिसका हो गया स्थल मंडल। ठीक है ना, स्थल मंडल हो गया। और एक हो गया हमारा बायोस्फेयर, यानी कि जैवमंडल, है ना। ये 4 कंपोनेंट होते हैं, है ना, तब एक पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट होता है। देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन इन्वायरमेंट। कौन कौन से? एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जो एयर से रिलेटेड हो गया, यानी कि जो एयर का एनवेलप है हमारे चारों तरफ है, जिसके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन में हम बात करते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है ना, ऐसे बात करते हैं ना कि इतना % नाइट्रोजन है, इतना % ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ये सब बातें करते हैं। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज में दिया होता है, कई बार PPM में पूछ लेते हैं। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन कितने PPM है। परसेंटेज में नहीं पूछ रहा हूं, PPM में। परसेंटेज तो हमें पता है लगभग 78% है। तो अभी आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन लगभग कितना PPM है ना, पार्ट्स पर मिलियन है। ये आपसे नेट के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। कई बार स्टूडेंट इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर को भी मिला देते हैं, है ना, उसी को वायुमंडल, उसी को पर्यावरण से बोलते रहते हैं। इसका मतलब है कि उसने बेसिक चीज को नहीं पकड़ा। इन्वायरमेंट एक ब्रॉड टर्म है, उनके अंदर ये कंपोनेंट्स है। जैसे एटमॉस्फेयर हो गया, जिसमें हमने बात की एयर की बात करते हैं। हाइड्रोस्फेयर यानी कि जहां पे जल की बात करते हैं, आपको पता है पानी, सरफेस वाटर भी है, ठीक है, जो नदियों पे है।
एयर में भी है ना, वाटर वेपर्स हो गई, और अंडरग्राउंड वाटर भी है, और ये लिक्विड फॉर्म में भी है, आपको पता है वाटर, ये सॉलिड फॉर्म में भी है आइस के फॉर्म में, और ये वेपर फॉर्म में, एयर फॉर्म में यानी कि वाष्प के रूप में भी है, तीनों फॉर्म में है। लिथोस्फीयर में पूरा का पूरा स्थल मंडल आ गया, जैसे हमने सोइल के बारे में बात करते हैं, पूरा का पूरा स्थल की बात करते हैं। और बायोस्फीयर मतलब पूरे के पूरे जीवों की बात आ गई, जो जैव मंडल है, जहां पे जीव रह रहे हैं, जीवों की बात आ गई, लिविंग बींग्स की। तो ये सारी चीजें होती है। अगर इसमें भी कई टर्म्स और आपने सुनी होंगी, ऐसे हमें बेसिक सी बातों को पकड़ना है। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम लोग डेवलप करते हैं, विकास करते हैं, वैसे वैसे पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी बातें हमें इस यूनिट में करनी है। विकास के नाम पे हमने क्या कहा कि हमने रोड बना दिए, ठीक है ना, हमने रोड हाईवेज बना दिए, हमने इंडस्ट्रीज लगा दी, है ना। तो ये सारी चीजें हमने की है, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है, चाहे वो वाटर बॉडी हो, चाहे एयर हो, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रही है। तो उसके इम्पैक्ट को हमें देखना है। तो अब आप कहोगे सर क्या फिर हम डेवलपमेंट ना करें, हम विकास ना करें? नहीं, विकास करना है, लेकिन विकास हमें कौन सा करना है? दैट विल बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास होना चाहिए। सतत विकास है ना, या धारणीय विकास होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सतत विकास का मतलब है कि हम रिसोर्स जो हमारे पास है, संसाधन जो हमारे पास है, उनका हम इस तरह से यूज करें कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसको कैसे परिभाषित करोगे, ऐसे 4 पॉइंट बना के पूछ लेते हैं। तो हमें कहना है कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें हम जो हमारे पास रिसोर्स है, जो हमारे पास संसाधन है, उनको इस तरह से यूज करें कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो इस तरह की बातें हमें जाननी है। तो ये बेसिक टर्म्स है। अब आपने कई बार देखा होगा, एक टर्म आपने सुनी होगी, दैट विल बी इकोसिस्टम, है ना, सुना है आपने इकोसिस्टम। तो मैच अलग अलग मतलब है सबका। इकोसिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। और एक आपने नाम सुना होगा, दैट विल बी दैट इज इकोलॉजी, है ना, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक तो है पारिस्थितिकी तंत्र और एक है पारिस्थितिकी। तो बेसिकली यूं कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम है ना, इसको अगर हम स्टडी करें तो दैट विल बी इकोलॉजी। अगर इकोसिस्टम क्या है, एक बूंद में भी एक इकोसिस्टम चल रहा है, सारी चीजों का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, एक सिस्टम बना हुआ है, तो वो एक इकोसिस्टम है। एक समुद्र में भी एक अपना एक इकोसिस्टम चल रहा है। तो आपने बात करते हैं ना कि इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें होती है, जैविक और अजैविक दोनों चीजें होती है, आपस में इंटरेक्शन होता है, जीव का जीव से, जीव का निर्जीव से। जैसे मान लो अगर इकोसिस्टम की घटक की बात करें तो 2 घटक हो गए, एक तो बायोटिक हो गया जिसको कहते हैं जैविक, है ना, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो एक तो बायोटिक हो गया, और एक एबायोटिक हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? अजैविक बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों का इंटरेक्शन आपको पता है सेल्फ रेगुलेट होता रहता है। जैसे बायोटिक में क्या आ गया? जैविक चीजें, जैसे प्लांट्स आ गए, जो ग्रीन प्लांट्स है जो प्रोडक्शन करते हैं, अल्टीमेट सोर्स तो वही है, ठीक है ना, सूर्य की किरणों से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता है और उससे खाना बनता है। तो ये बायोटिक हो गए। एनिमल्स हो गए, है ना, जो कंज्यूमर्स हैं बेसिकली, वो हो गए। और डीकम्पोजर्स, अपघटक, ये सारे के सारे बायोटिक में आ गए। एबायोटिक के अंदर क्या चीजें आ गई? जो टेम्परेचर है यानी कि तापमान है, गैसेज हैं, ह्यूमिडिटी है, रेन है, ये सब क्या है? ये एबायोटिक, अजैविक आ गया। तो ये आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो सेल्फ रेगुलेटेड है, वो क्या है? एक इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है। और अगर इस पारिस्थितिकी तंत्र को अगर अध्ययन करते हैं एक तरह से, क्योंकि ये लॉजी शब्द आ गया ना, और लॉजी शब्द जहां होता है वो स्टडी के लिए आता है, तो यूं कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। एक बार यूं कह सकते हैं द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी में एक तरह से स्टडी होता है। और इकोसिस्टम एक चल ही रहा है। और कई बार हम फिजिकल जियोग्राफी की बात करते हैं, भौतिक भूगोल की, तो सिस्टम की बात करते हैं ना, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है, एडियाबैटिक या आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। ओपन सिस्टम यानी कि खुला प्रक्रम, जिसमें एनर्जी का, हीट एनर्जी का और मटेरियल का ट्रांसफर होता रहता है। क्लोज सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी का तो ट्रांसफर होता है लेकिन मटेरियल का ट्रांसफर नहीं होता, और मैटर का, पदार्थ का यानी कि, और आइसोलेटेड में दोनों का ही नहीं होता। इस तरह की हम बात करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? जिसमें 2 कंपोनेंट है, बायोटिक और एबायोटिक, आपस में इंटरेक्शन होता है और ये सेल्फ रेगुलेटेड इंटरेक्शन चलता रहता है। और इसको अगर अध्ययन करते हैं तो वो एक इकोलॉजी हो जाता है। अब मैंने आपसे बात की कि जो प्लांट्स होते हैं, है ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं,
है ना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से आपको पता है क्या बनता है, खाना बनता है। प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है। तो आप ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण जब होता है, फोटोसिंथेसिस जब होता है, तो कार्बन का वो यूज करता है या निकालता है? क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है या निकालता है? इस तरह से एक बार नेट के पेपर में क्वेश्चन बना था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। तो याद रखना, जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और ऑक्सीजन निकलती है। दो प्रक्रियाएं चलती है पेड़ पौधों में, एक तो रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया, और एक फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। रेस्पायरेशन तो कोई भी करेगा ना, तो वो ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये इसमें कोई बात नहीं है। भ्रांति लोग करते हैं कि रात दिन, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे कंसेप्ट आएगा फोटोसिंथेसिस का। बेसिकली फोटोसिंथेसिस सूर्य के प्रकाश में होता है, दिन में होगा। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज होगा और क्या बनेगा, खाना और ऑक्सीजन। तो दिन में इसलिए वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, क्योंकि दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं, ओनली रेस्पिरेशन होता है। इसलिए रात में पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस की अगर रिएक्शन की बात करें तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और सन एनर्जी, है ना, ये यूज होगा और क्या बनेगा, C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और ग्लूकोज यानी कि यहाँ पे खाना बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं ना कहीं जब हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो कंजप्शन हो रहा है, कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, तो हमें ये एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि क्या कारण है कि रात को पेड़ पौधों के नीचे हमें नहीं सोना चाहिए। तो हमारा सीधा सा आंसर बनता है कि रात के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे नीचे इकट्ठी हो जाती है और वो हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए वो हमें नहीं सोना चाहिए। जबकि दिन के समय रेस्पिरेशन जो होता है, उसके साथ साथ प्रकाश की उपस्थिति होती है, सन की एनर्जी होती है, तो फोटोसिंथेसिस भी होता है। और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है, जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी और खाना और ऑक्सीजन बन जाएगी और पेड़ के नीचे ऑक्सीजन रहेगी। तो दिन के लिए या दिन में हमारे लिए वो अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात होगी। वरना बहुत सारे स्टूडेंट से बात करो तो ये कहेंगे सर रात में वो, और रात में तो है ना क्या करेगा, रेस्पिरेशन में उल्टा करेगा, दिन में उल्टा। रेस्पिरेशन को यानी श्वसन क्रिया को मेनली मान लेंगे, कहेंगे सर रात में तो वो पता है क्या करता है, वहां क्या करता है, रात में वो है ना ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। दिन में वो उल्टा करता है, सर कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन मिलता है, ऑक्सीजन, अरे मरवर रैप्टा खींच के, कोई सिस्टम चेंज करना आता है क्या? रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन ही होता है, वो चाहे दिन में हो रात में, वो तो चलता ही रहेगा। उसमें तो सिंपल सा प्रोसेस है, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। वो तो दिन और रात में कोई अंतर नहीं है। पूरी एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी नहीं है आपने। फोटोसिंथेसिस, दिन के अंदर फोटोसिंथेसिस भी तो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन के अंदर। तो जो दिन के अंदर उसने श्वास लिया, दिन के अंदर ये पेड़ है मान रहे हैं, इसको ऐसे समझो, दिन ये पेड़ है, दिन में इसने क्या श्वसन क्रिया की, तो ऑक्सीजन लिया और क्या छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। ये मैं डे टाइम की बात कर रहा हूं, दिन की। तो आपको पता है दिन में ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो चल ही रही है और साथ साथ में आपको पता है दिन में फोटोसिंथेसिस भी चल रही है, प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है। तो अब क्या होगा, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड या दिन में बनी थी, ये प्रकाश संश्लेषण में यूज हो गई। देखो हो गई ना यूज, और अल्टीमेटली दिन में हमारे पास खाना और ऑक्सीजन बन गई, तो दिन में ऑक्सीजन इकट्ठी हो गई। जबकि रात के प्रोसेस की बात करें तो रात में सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस चल रहा है, यानी कि रेस्पिरेशन का चल रहा है, फोटोसिंथेसिस तो चल ही नहीं रहा। अरे फोटोसिंथेसिस चल ही नहीं रहा, तो जो ये रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हुई थी वो पेड़ के नीचे इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए रात में नहीं सोना चाहिए। बात क्लियर है ना? तो इस तरह हमें बेसिक चीज को पकड़ के चलना है। जब तक हम हर एक यूनिट की बेस को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बात को प्लीज समझ जाइए। ऐसे करके पढ़ोगे ना तो चीजें खराब हो जाएगी। अब बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था आपको नेट के पेपर में कि बताइए कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोसेस को कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को कम करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है उसको एटमॉस्फेयर में कम करेगा। कौन सा प्रोसेस है? तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस था, वो कम करेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होके क्या बन रहा है, खाना, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये कम करेगा। लेकिन रेस्पिरेशन से तो बढ़ेगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो डिक्रीज और इंक्रीज, कम कौन सा करता है, फोटोसिंथेसिस, और इंक्रीज कौन सा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्रिया करती है। तो ये चीजें आपको बेसिक से ध्यान रखनी है और प्रोसेस को ढंग से समझना है, अच्छे से समझना है। ऐसे सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया।
आगे हम बात करते हैं कुछ और बेसिक सी बातों के बारे में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो आप सुन सकते हैं। बेसिकली हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है SWMG। इस पे हम और इसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स में मिल जाएंगे ऐप के, वेबसाइट का, ठीक है। पेपर का पेपर 1 और इसमें पढ़ते हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसमें बैच चल रहे हैं फ्रेंड्स, और आप इस जून 2024 सेशन के लिए, और आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव भी है और लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसमें अगर कोई रिकॉर्डेड लाइव नहीं देख पाता है तो उसको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाता है। और इसमें हमने प्रॉपर एक ऑफर के साथ है, बहुत मिनिमम फीस रखा हुआ है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेपर 2 यहाँ पे हमने चल रहा है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस, EVS और एजुकेशन, ठीक है। यही पे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अपनी यही वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। और अगर कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करते हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इसका सारे जो वेबसाइट का जो लिंक है ऐप का है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलो फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं और बातें को सुनते हैं। हाँ, एक आपके टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन नेट के पेपर में पूछा जाता है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज, लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल। यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, अंतरराष्ट्रीय, या इसको वैश्विक, ज्यादा अच्छा शब्द है ये, वैश्विक। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बहुत ही लोकल प्रवृत्ति के होते हैं इन्वायरमेंट के, जैसे कोई लेक का पोल्यूशन हो गया, झरने का प्रदूषण हो गया। और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जैसे ग्लोबल इश्यूज हैं, वैश्विक मुद्दे हैं। तो आपसे एक बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि which are the issues that are local issues, which are the issues that are local issues of environment, या फिर ऐसे पूछा कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो पर्यावरण के स्थानीय मुद्दे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से कैसे? आपको ग्लोबल इश्यूज का पता होगा। वैश्विक मुद्दे वो होते हैं बेसिकली जहां पे पूरा का पूरा विश्व, पूरा का पूरा ग्लोब, पूरा का पूरा जो पृथ्वी एक तरह से है वो उन चीजों से प्रभावित होती है, तो वो एक तरह से वैश्विक मुद्दे हैं। जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, क्या बात करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल में सीधा सा शब्द आ रहा है कि ये विश्व की, पूरे की पृथ्वी की बात कर रहा है, तो वैश्विक है ना, वैश्विक तापन है ये। तो ये कैसा इश्यू हुआ? ये इश्यू हुआ, ग्लोबल इश्यू हुआ, ठीक है। तो हम ऐसे छांट सकते हैं कि ये ग्लोबल इश्यू है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है। तो देखो, आपने क्लाइमेट चेंज पे तरह तरह के कॉप होते रहते हैं, पार्टीज होती रहती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक वैश्विक मुद्दा है। जैसे जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, और एक जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर का क्षरण, ओजोन लेयर का क्षरण। तो ओजोन परत का क्षरण है, उसके लिए आपको पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है, किगाली का भी एग्रीमेंट आया। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ओजोन परत का क्षरण है, इसके लिए देखो पूरा विश्व चिंतित रहता है, ठीक है, कि ये कहीं ये ना हो जाए। तो ये कैसा इशू है? ये ग्लोबल इशू है, क्योंकि ओजोन होल हो जाता है तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होंगी और पूरे अर्थ पे कहीं ना कहीं ये प्रभावित करेगी, इसलिए वैश्विक मुद्दा है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से वैश्विक मुद्दे हैं, कौन से ऐसे हैं जो स्थानीय लेवल के या क्षेत्रीय लेवल के इशू हैं। तो हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना पड़ता है कि अच्छा, ये तो बड़े पूरे अर्थ को प्रभावित करेंगे, तो वैश्विक मुद्दे हो गए। आप बात समझ रहे हैं? तो इस टाइटल से कई बार क्वेश्चन बना है, तो इससे आराम से टाइटल को आप पढ़ो। जैसे आपने पेपर 1 का हो या पेपर 2 का कोई भी टाइटल पढ़ा कि अच्छा यार, ये कह रहा है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज लोकल, रीजनल और ग्लोबल, यानी कि पर्यावरण के मुद्दे स्थानीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय। क्या कहना क्या चाहता है? इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या चीजें होते हैं, या आपके दिमाग में आना चाहिए। यानी कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में बात कर रहा है और पर्यावरण के कौन कौन से मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्थानीय का मतलब, अच्छा ये स्थानीय होगा, क्षेत्र का मतलब थोड़ा क्षेत्र हो गया, वैश्विक का। तो इस तरह से अगर दिमाग को थोड़ा शार्प करके और थोड़ा ब्रॉड माइंड से हम चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे तब चीजें होंगी। अब हम क्या करते हैं, टॉपिक को तो पूरा देखते ही नहीं। हमें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हम हैं जिसमें ये नहीं पता कि पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है, पेपर 2 में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बस लगे पड़े हैं। कोई पढ़ा रहा है, ठीक है चल रहे हैं, हमें कोई ज्यादा टॉपिक्स का पता नहीं होता। और अब हम
मेरे हिसाब से हम हो चुके होंगे, क्योंकि या तो मास्टर्स हम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो हमें अपने सिलेबस का एनालिसिस करना आना चाहिए। जब तक वो चीज आप में नहीं है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर ऐसी अप्रोच हमारी नहीं है, तो बहुत रेयर है कि सिलेक्शन हो जाए। अगर हो भी गया किसी भी वजह से, तो वो नॉलेज वाली बात नहीं होगी। तो इस बात को समझिए, आप बहुत आराम से चीजों को करिए, हर एक चीज को समझिए, बेसिक से एडवांस की तरफ चलिए। ऐसे नहीं पूरा एडवांस सीखेंगे फिर बेसिक जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर वो रटना पड़ता है, तो रटने से काम नहीं चलता है। जैसे एक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, है ना। यानी कि हरित ग्रह जो गैसेज होती है ना, हरित ग्रह प्रभाव भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह है ना, गैसेज या हरित ग्रह प्रभाव, और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन। इससे आपसे नेट के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, और इससे एक क्वेश्चन बनता है बेसिकली कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन होती है। हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, यानी कि योगदान, या फिर आपसे पूछते हैं कि किसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जाते हैं। बेसिकली आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेज में या ग्लोबल वार्मिंग के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है, लगभग 60 से 65% कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें ना, पोटेंशियल एक तरह से उसकी क्षमता होती है। अगर पोटेंशियल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की पोटेंशियल 1 मानते हैं रेफरेंस के तौर पे। कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा तो बहुत सबका ही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का पोटेंशियल तो 1 मानते हैं, उससे ज्यादा मीथेन का पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, उससे लगभग 24-25 गुना ज्यादा है ना। वाटर वेपर का बहुत ज्यादा है, जल वाष्प का, ठीक है, तो सीएफसी का बहुत ज्यादा है, नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम मार खा जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमने इतना बदनाम किया हुआ है कि जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड दिखे हम उसको मार डालते हैं कि ये क्लिक होगा। अरे भाई उसको सुन तो सही, वो कहना क्या चाहता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना काम नहीं चलेगा हमारा, इतना बदनाम इसको मत करो। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, खाना नहीं बनेगा, अल्टीमेटली हम करेंगे क्या? फिर नेचुरल मात्रा में होना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ये हो रही है तो हमें दिक्कत कर रही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस है, आपको पता है कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, तो वैश्विक तापन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और इससे बहुत सारी चीजें होंगी। आपको पता है सी लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा सी लेवल? क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल बढ़ेगा, और जो कोस्टल क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे, और इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होगा तो तरह तरह से चीजें प्रभावित होगी, प्रोडक्शन पे भी प्रभाव पड़ेगा, बीमारियां भी बढ़ेगी, तो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। तो इस ऐसे टॉपिक को हमें करना है। जैसे मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, वैश्विक तापन के बारे में कुछ बात बताऊं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। ये आप अर्थ मान लो, है ना, ये हमारी क्या है? अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ठीक है। ये हम बना देते हैं, सन बना देते हैं, ये सन है, ये सूर्य सी किरणें आई, ठीक है। और आपको पता है कुछ जैसे टकराएगी तो एब्जॉर्ब हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, और कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है ना, कुछ वापस क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये तो जा ही रही थी, लेकिन इसको जाने नहीं दिया। कुछ गैसेज है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मीथेन है, वाटर वेपर है, ऐसे गैसेज हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इसको बाहर जाने नहीं दिया, रोक लिया ऊपर ही, ठीक है, ऐसे ऊपर रोक लिया। अगर ऊपर रोक लिया तो पृथ्वी है वो क्या होगी? गर्म होगी, पूरा ग्लोब गर्म होएगा, वार्म होएगा, तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और ये गैसेज जो रोकती है, ये सारी गैसेज कौन सी है? ये ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। सिंपल सी कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें आई, एब्जॉर्ब हुई, है ना, कुछ भाग एब्जॉर्ब हुआ और कुछ वापिस जा रहा था। वापिस जाते हुए को किसने रोक लिया? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, SF6, CFC वगैरह, ये जो भी ग्रीन हाउस गैसेस थी, इन्होंने रोक लिया। और रोक लिया तो ग्लोब क्या होगा? वार्म होगा। तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। अब मान लेते हैं, हमने एक बार आपसे नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले एक चीज आपको समझाता हूं। ये मान लो मैं बिल्कुल साफ कर देता हूं, कोई भी यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो, कोई भी ग्रीन हाउस गैस है ही नहीं, हमने बिल्कुल साफ कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये हमारी अर्थ के लिए अच्छी बात है? क्या ये हमारी अर्थ के लिए अच्छी बात है?
ये पूरी की पूरी बाहर निकल गई। ये भी हमारी अर्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? अब पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है। कोई तो रोकने वाला होना चाहिए। अगर कोई रोकने वाला घर में भी ना हो तो दिक्कत होती है ना, तो यहां पे भी दिक्कत होगी। तो रोकने वाला नहीं है तो पृथ्वी हमारी सेफ नहीं होगी, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर -19 डिग्री से -18 डिग्री, इतना कम टेम्परेचर हो जाएगा। और इतने कम टेम्परेचर में हम सरवाइव कैसे करेंगे? तो एक बार नेट के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया कि विदाउट ग्रीन हाउस अर्थ विल बी सेफर, यानी कि बिना ग्रीन हाउस गैसेज के पृथ्वी सेफ होगी। क्या ये सही है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि नेचुरल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज होना चाहिए। नेचुरल मात्रा में होगी तो पृथ्वी का एक एवरेज यानी कि औसत तापमान बना रहेगा। लेकिन अति तो हर चीज की बुरी है। अगर ये नेचुरल मात्रा से ज्यादा होती है तो ज्यादा को रोकेगी तो ज्यादा ग्लोब वार्म होगा, यानी कि ज्यादा वैश्विक तापन कर ले जाएगा और वो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो खतरनाक है। लेकिन नेचुरल मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज का होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो पृथ्वी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। तो नेचुरल मात्रा में अगर ये है तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर कितना है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान है +15 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप ये बताइए, एक बार राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेपर में भी पूछा गया कि अगर सारी ग्रीन हाउस गैसेज को हटा दिया जाए तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो -19 डिग्री से -18 डिग्री हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? लेकिन अगर ऐसे पूछे कि अगर नेचुरल मात्रा में है तो पृथ्वी का एवरेज यानी कि औसत तापमान कितना है, वो है 15। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको मैं एक कमेंट बॉक्स के लिए होमवर्क, यानी कि आप अच्छे से घर पे सोच के फिर हम आंसर करो कमेंट बॉक्स में। आप मुझे ये बताइए ग्रीन हाउस गैसेज का, अब आराम से क्वेश्चन समझिए, जिसको ये टॉपिक समझ आ रहा है वही आंसर कर सकता है। आप मुझे ये बताइए ग्रीन हाउस गैसेज का कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में रोल है? दोबारा सुनिए, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका कितना डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने का रोल है? आप कमेंट बॉक्स में बताना, देखता हूं कितने बच्चे आंसर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना। अगर नहीं है तो -19 हो रहा है, अगर है तो एवरेज +15 है। तो अगर इनका रोल कितना है, यानी कितना डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने या मेंटेन करने का इनका रोल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है? तो और एक दूसरी बात और बताना है आपको। मैंने कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बताया, पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही होता है। तो आप मुझे क्या करोगे, ग्रीन हाउस गैसेज है ना, उनका कंट्रीब्यूशन का और पोटेंशियल का सीक्वेंस लिख के नीचे बताओगे। प्लीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये मुझे दोनों का सीक्वेंस लिख के बताओगे कि किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है और किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। ये आप मुझे पक्का बताओगे। ठीक है? बताओगे कमेंट बॉक्स में? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से चीजों को हमें करना है। हर यूनिट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैंने रिसर्च के बारे में बात की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस प्ले लिस्ट में हम देख लेना, जिसमें हमने बनाया हुआ है कि सिलेक्शन हेल्पिंग सीरीज है ये। इसमें है कि रिसर्च में हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, उस तरह की हमने बातें की है। हर यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड हम धीरे धीरे आपके एग्जाम तक क्वेश्चंस भी करेंगे कि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। मेरे कहने का मतलब ये जो सीरीज चलाने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप बेसिक को पहले समझे, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। जब तक आपको उस यूनिट का मतलब, जब तक उस टॉपिक का सही से अर्थ नहीं पता, तब तक आप चीजों को आगे अगर बढ़ाते हैं बिना कुछ सोचे समझे तो उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। इस बात को प्लीज आपको बहुत गहराई से समझना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है? जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करते हैं कि ओजोन परत का क्षरण, तो आपको पता है ओजोन लेयर का डिप्लीशन एक वैश्विक मुद्दा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और वापस भी पूछा जा सकता है, और कहोगे सर आप तो बहुत होमवर्क दे रहे हो। मैं बहुत सारी बातें बता के बहुत कम होमवर्क दे रहा हूं, वो जरूरी है क्योंकि आपको सर्च करने की आदत होना चाहिए। आप मुझे बताइए ओजोन लेयर डिप्लीशन सबसे पहले कहां और कब हुआ? ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी कि ओजोन होल जो देखा गया वो सबसे पहले कहां देखा गया और कब देखा गया, है ना? ओजोन होल सबसे पहले कहां देखा गया और कब देखा गया, ईयर बताना है आपको, ये आपको पक्का बताना है कहां और कब ओजोन होल। अब मैं कुछ बातें इसके बारे में बता देता हूं। ओजोन लेयर बेसिकली कौन सी लेयर में होती है ये तो बताओगे ना? एटमॉस्फेयर की हम लेयर की बात करते हैं, ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, और थर्मो या आयनोस्फेयर आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि कौन से लेयर में ओजोन लेयर है, ठीक है ना, यानी कि कौन से इसमें रहता है।
तो आपको सबको पता है ये किस में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है ना। यानी कि ये ट्रोपो होगी क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, मेसोस्फीयर, थर्मो या आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ये 5 लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटोस्फीयर वाली बात है, जो समताप मंडल है, यहाँ पे क्या है, ओजोन है। क्या है यहाँ पे, ओजोन लेयर है। और ये हमारे लिए एक गुड ओजोन है, क्योंकि सूर्य से आने वाली यूवी रेज को, यानी कि गुड ओजोन है, ये अच्छी ओजोन है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये अवशोषित करता है, जिससे स्किन कैंसर जैसी बीमारियों से हमें को बचाता है। ये लगभग 90% ओजोन यहीं पे है, यानी कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में। आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल, कि बताइए ओजोन लेयर कौन सी परत में होता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में। और जो ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती है, यहाँ पे लगभग 10% ओजोन ट्रोपोस्फीयर में भी है, क्षोभ मंडल में भी 10% ओजोन है। और वो ओजोन बहुत खतरनाक है, वो बैड ओजोन है बेसिकली। कैसी ओजोन है, बैड ओजोन है, क्योंकि ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, द्वितीयक प्रदूषक है। ये कैसा प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और जब पोल्यूटेंट है तो खराब ही होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन करने वाली एक गैस है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। अब आपको सेकेंडरी पोल्यूटेंट यानी कि द्वितीयक प्रदूषक की बात हुई, तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है। एक तो इसका मतलब ये प्रदूषक के भी भाग हो गए, एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और एक होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, है ना। 2 टर्म पढ़ते हैं हम। प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी कि प्राथमिक प्रदूषक वो प्रदूषक होते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से इमिट होते हैं, सामान्यतः जो डायरेक्टली किसी सोर्स से निकल गए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सॉक्स है, नॉक्स है, डायरेक्टली इमिट हो रहे हैं किसी सोर्स से। लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट डायरेक्टली किसी सोर्स से इमिट नहीं होते हैं। इन्वायरमेंट में कुछ पोल्यूटेंट आए, प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्शन करा और फिर एक पोल्यूटेंट बनाया। जैसे ओजोन के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। देखिए कैसे है, बेसिकली क्या है, मान लेते हैं इन्वायरमेंट में NO2 निकला, है ना, ये प्राइमरी, इस पे सूर्य की किरणें पड़ी और ये टूट गया किसमें, NO+O में, ठीक है। तो ऑक्सीजन घूम रही थी एटमॉस्फेयर में, इस O से इसने रिएक्ट करा और क्या बन गई, O3 बन गया, ओजोन बन गया। ये देखो O3 ओजोन। तो ये डायरेक्ट नहीं निकला, ये रिएक्ट करके बना, तो ये हो गया सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली नहीं निकलता है बेसिकली। तो ये बात होगी। तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। यहां पे जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है वो बैड ओजोन है, वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि द्वितीयक प्रदूषक है। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, ओजोन परत के क्षरण की बात करते हैं, वो कौन से की बात करते हैं, क्योंकि गुड ओजोन, कोई भी अच्छी चीज है वो कम होगी तभी टेंशन होगी ना। और अच्छी चीज कहां पे है, स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि वो हमारे लिए गुड ओजोन है। तो यहां ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में बात करते हैं, तो कौन से के बारे में बात करते हैं, गुड ओजोन के बारे में। एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया है, वो ओजोन लेयर के लिए आया है, बताइए कहां पे ओजोन लेयर है वो। तो बहुत लोगों ने ट्रोपोस्फेयर ओजोन कर दिया। अरे उसके लिए क्यों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आएगा, वो तो हमारे लिए है ही बुरी, उसको बचा के क्या करोगे बुरी को, हमें तो अच्छी को बचाना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं, वो बेसिकली किसके लिए है, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है, समताप मंडल में ओजोन है, उसके लिए है, क्योंकि वो अच्छी है। और वो अगर खराब हो गई या उसमें हॉल हो गया या वो क्षरण हो गया, डिप्लीशन हो गया उसका, तो वो हमारे लिए खतरनाक है। तो इस तरह के आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय समझौते के जो क्वेश्चन है वो बहुत पूछे जाते हैं आपसे, तो वो आप भी ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस क्या है, UNEP क्या है, एजेंडा 21 क्या है, रियो कॉन्फ्रेंस क्या है, ठीक है ना, और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए क्या है, CBD आता है ना, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यहाँ पे पूछते हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन क्या है, ठीक है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चीज को, पहलू को पकड़ के चलना है हमें, यूं नहीं कि चीजें बहुत शार्प चीजें तो होनी चाहिए, मतलब ऐसे चीजें तो होनी चाहिए कि दिमाग में एकदम याद रही है, लेकिन कंसेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स, आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो रोड़ा है वो यही है, आपके दिमाग की तेजी का मतलब जल्दबाजी, है ना, एकदम से कर लूं, सिलेबस कर लूं, फटाफट कर लूं, समझ कुछ आ ही नहीं रहा। सिलेबस करने से क्या फायदा हुआ, किसको बताना है आपको। आराम से चित्त को शांत रख के चीजों को करिए तो बेहतर ढंग से आ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि सिलेक्शन जो हेल्पिंग सीरीज है, इस चलाने का एक ही मकसद है कि आपको मैं समझा पाऊं, आपके दिल तक उतर पाए मेरी बात, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि भाई पहले बेसिक चीजों को समझो फिर एडवांस तक जाओ, तभी बात बेहतर बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये इतनी चीजों को आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी, आगे फिर बात करेंगे इस सीरीज में आप आराम से। तो आप
चीज़ों को अच्छे से करते रहिए, आराम से, बिना किसी टेंशन के। ऐसे हर यूनिट के बारे में हम बात करते रहेंगे। और बैच के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि पेपर 1 के लाइव प्लस रिकॉर्डेड हमारे बैच चल रहे हैं। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमने मिनिमम फीस रखने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स, और इनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, और ये मोबाइल ऐप है SWMG, जिसमें हम पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 में इन्वायरमेंटल साइंस और एजुकेशन पढ़ते हैं। यहीं पे आपको मिल जाएगा, और कॉम्बो पैकेज में भी हमने ऑफर दिया हुआ है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं फिर कह रहा हूं कि इसके सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सॉरी। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, अपने चित्त को शांत रखें, आप हमेशा खुश रहें, तभी बात बनेगी, है ना। जब तक आपका चित्त शांत नहीं है, अशांति है दिमाग में, तब तक कोई बात नहीं बनेगी। और बात बन भी जाएगी तो कोई बात नहीं है वो, ठीक है। क्योंकि जब तक चित्त शांत है, मन रिलैक्स है, तभी बातें होंगी, ठीक है। और उसी का मजा आता है। तो खुशी से काम करिए, चीज को समझिए। बार बार ये की बात कह रहा हूँ, कंसेप्ट को समझिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। फैक्ट्स याद रखने वाले होते हैं, वो रखने होते हैं कि ये डाटा है सर, कि ये तो हमें याद रखने को पड़ेगा, इस ईयर में हुआ। वो डाटा अलग चीज होते हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूरी है, लेकिन वो कितनी होती है, हमें कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।